तो आज है अपना 6th लेक्चर ऑफ द चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब जैसा मैं आपको हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, समझाता आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो अपन क्वेश्चंस करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो भी बुक आपके पास हो, जो भी प्रैक्टिस शीट आपके पास हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो भी मटेरियल आपके पास है, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाओगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इसमें मैं आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे आपको डीपीपीज के लिंक मिलेंगे, विद सॉल्यूशन डीपीपी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को कोई स्पेसिफिक डीपीपी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसा कि अभी आज ही अनाउंसमेंट हुआ है, जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के न्यू डेट्स आ गए हैं। 18 से 23 जुलाई में होगा वो, और जेईई एडवांस का अगस्त में एग्जाम होगा। तो काफ़ी टाइम है आपके पास, अभी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो स्टूडेंट्स काफ़ी पीछे थे और एवरेज थे वो भी अच्छे से, अभी उनके पास भी टाइम है कि वो अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो अपनी 9 प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन में खत्म हो गई है। लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें अपन ने लेबनीज थ्योरम देखी थी, अच्छे से कवर किया था। लेबनीज थ्योरम पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वो आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 पे। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 10 और 11 है ना, ये एरिया पे बेस्ड है। देखिए क्या है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या है, जैसे यहाँ पे ये कोई भी कर्व हो गया fx a से लेके b में, तो ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx, पॉजिटिव एरिया है ना x एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये ऐसा होता, fx ऐसा जा रहा है, ये अपने पास a हो गया, ये b हो गया, तो ये वाला एरिया बना रहा है ये यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव वाला एरिया होगा। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है या फिर प्रॉपर्टी नंबर 11, वो इसी से रिलेटेड है। अब दोनों को मैं साथ में भी लिख सकता था, बट दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 11। इसमें क्या है, जैसे मेरे पास ये a से लेके b में एक कर्व है, ये अपने पास gx वाला ग्राफ हो गया, ये इसका एरिया है, ठीक है, ये वाला इसका एरिया है। अब इसी इंटरवल में यहाँ पे एक फंक्शन और है मेरे पास, क्या है, fx। अभी fx के पास तो ये पूरा एरिया है, देखो बड़ा वाला। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx का एरिया ऑब्वियसली बड़ा होगा इंटीग्रेशन a से लेके b gx dx से। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, बड़ा वाला एरिया बड़ा है, gx के पास तो बस इतना सा ही एरिया है, जो कि डबल बार, जिसमें डबल लाइनिंग है अपने पास, ये भी क्रॉस हो रहा है, ये भी क्रॉस हो रहा है, दिख गया आपको। तो इंटीग्रेशन a से b fx dx बड़ा होगा a से b gx dx। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी, क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी अलग है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है। ये प्रॉपर्टी कोई यूजफुल नहीं है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पता चलता है, इससे और कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। अब वो कब आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे कोई भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे देखो पहला जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आईआईटी में सॉल्व किए हुए हैं, तीनों को सॉल्व करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। तो ये मैं 3 क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड करवाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये किस टाइप से सॉल्व करते हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चन। I1 की वैल्यू दी हुई है, I1 इक्वल्स टू 0 से लेके 1 dx अपॉन मोड x, और I2 की वैल्यू दी हुई है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये I1 और I2 दिया हुआ है। इसके बाद 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, I1 बराबर I2, I1 इज लेस देन I2, I1 इज ग्रेटर देन I2, नन ऑफ दिस, इस टाइप से। तो अपन को पता लगाना है दोनों में से बड़ा कौन है। अब देखो, अब कहाँ आप एरिया निकालने बैठोगे, वो प्रॉपर्टी तो कोई हेल्प नहीं कर रही है अपन को। क्या है, थोड़ा सा जो जनरल कन्वेंशनल वे है ना अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो देखनी पड़ेगी अपन को, स्टार्टिंग से जो अपन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं 9th-10th क्लास से। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं देखता हूँ इन दोनों में से फंक्शन कौन कौन से हैं। dx को हटा दो, इंटीग्रेशन को हटा दो, तो 1 अपॉन मोड x लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। तो एक तरफ 1 अपॉन मोड x लिखा हुआ है, और एक तरफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। दोनों मेरे को दिखे। अब मेरे को पता है कि हाँ, मोड x इक्वल्स टू ही तो होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर के, है ना। जैसे यहाँ पे ये दोनों हटते हैं तो मोड x ही तो देता है, तो ये दोनों तो सेम है। बट अगर यहाँ पे +1 हो गया तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा होगा।
ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर मैंने +1 हटा दिया तो ये तो दोनों बराबर हैं, बट यहाँ पे +1 आते हैं, ये ऑब्वियसली बड़ा ही होगा मोड x से, ये अपन को पता है, बेसिक नॉलेज है। बट यहाँ पे तो ये तो यूज हो ही नहीं रहा, इसका रेसिप्रोकल यूज हो रहा है, तो इसका उल्टा करो। अब रेसिप्रोकल करते हैं, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेती है, तो 1/mod x विल बी ग्रेटर देन 1/√x² + 1, ये हुआ। अब देखो जो 0 से 1 है, 0 से 1 की लिमिट में यहाँ पे अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप अप्लाई कर दो। देखो रेसिप्रोकल है ना, तो कोई इफेक्ट नहीं है 0 से लेके 1 के बीच में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/mod x dx बड़ा होगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 dx/√x² + 1। सो दिस इज अवर I1। सो यहाँ पे I1 इज ग्रेटर देन I2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ये सॉल्व करते हैं। नहीं आया समझ तो अगला क्वेश्चन फिर से देखिए। I1 इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2x² dx। I2 0 से लेके 1 2x³ dx। I3 दिया हुआ है 1 से लेके 2x² dx, और I4 दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 से लेके 2x³ dx। ठीक है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे लिमिट 0 से 1 है, यहाँ पे लिमिट 1 से लेके 2 है। ये दोनों भी सेम है, बस लिमिट 0 से लेके 1 है और यहाँ पे 1 से लेके 2 है, इतना सा डिफरेंस है। उसी कैटेगरी के ऑप्शन है, I1 इक्वल टू I2, I3 इज ग्रेटर देन I4, इस टाइप के 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे देखो अब ये दोनों में लिमिट सेम है ना, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले I1 और मैं I2 के साथ लिंक करूंगा कि क्या है, क्योंकि ऑप्शन में भी 2 ही दिए हुए हैं, या तो I1 I2 के बीच में ऑप्शन है या फिर I3 I4 के बीच में ऑप्शन है, यही है। तो I1 I2 देखते हैं अपन, तो इसमें क्या क्या फंक्शन यूज हो रहा है, 2x² और 2x³ ये यूज हो रहा है। लिमिट क्या है 0 से लेके 1, पर 2 की पावर में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी के लिए, 2 की पावर हटा दो तो x² और x³। तो इन 0 से लेके 0 से 1 के बीच में अपन को पता है कि x² बड़ा होगा x³ से। ठीक है, ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे, अगर 1 से लेके कोई बड़ा नंबर होता ना, 1 से बड़ा कोई नंबर होता तो x³ बड़ा होता है x² से, बट देखो 0 से लेके 1 की बात कर रहे हैं तो x² बड़ा होगा x³ से। कि सर समझ नहीं आया अभी भी, तो 1/2 का स्क्वायर करो इज ग्रेटर देन 1/2 का क्यूब, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि 1/2 क्या है 0 से लेके 1 के बीच में। तो देखो यहाँ पे कितना है 1/4 1/8, तो डिवाइड करोगे तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर छोटा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ये आपने समझ लिया है तो 0 से लेके 1 के बीच में x² इज ग्रेटर देन x³, तो क्या होगा यहाँ पे 2x² भी बड़ा होगा 2x³ से, क्योंकि उस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, वो तो एक्सपोनेंशियल है, वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अगर ये x² बड़ा है तो 2 की पावर में भी वो बड़ा ही होगा। तो बस आ गया ना इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2x² dx बड़ा होगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2x³ dx है। तो ये है अपना I1 और ये है I2, तो I1 इज ग्रेटर देन I2 विल बी अवर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन में I1 इज ग्रेटर देन I2 थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है अपन को। बट देखो अगर इन 1 से लेके 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में तो कुछ और होगा, उसमें तो क्या होगा x³ बड़ा होगा x² से। 1 से लेके 2 के बीच में x³ बड़ा होगा अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, पता है आपको 1 से बड़ा नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा, ऑब्वियसली क्यूब बड़ा होगा x² से। तो यहाँ पे 2 की पावर x³ बड़ा होगा 2 की पावर x² से। इंटीग्रेशन लगा दो तो इंटीग्रेशन 2 की पावर x³ dx 1 से लेके 2 इज ग्रेटर देन 1 से लेके 2 की पावर x² dx। तो ये क्या है I4 है ना, ये अपन को I4 दिया हुआ है, I4 इज ग्रेटर देन I3। ठीक है, तो मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन था, I4 इज ग्रेटर देन I3 ऑप्शन में नहीं है, बट अगर होता तो अपन लगा देते। तो देखो तरीका समझो बस, आप क्वेश्चन को करते किस टाइप से हैं, तो ये तरीका है। बाकी अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे यहाँ पे, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करोगे या इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, एरिया निकालोगे, तो काफी टाइम लग जाएगा उसमें, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आपको यही तरीका यूज करने पड़ेंगे, जो भी है इसी टाइप से यूज होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो वो भी अच्छा है, और वो जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी है, देख लेना, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको I1 दिया हुआ है,
I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये I1 है। I2 क्या है? I2 है अपने पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। उसके बाद I3 दिया हुआ है। I3 क्या है? 0 से लेके 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और I4 है उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ये दी हुई है अपन को। ठीक है, तो ये 4 इंटीग्रेशन दिए हुए हैं। क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। मतलब या तो ऐसे ऑप्शन होंगे कुछ, I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I4 इज ग्रेटर देन I3, या फिर ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ऐसा अपन को करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर वो कुछ भी चेंज कर सकता है क्वेश्चन में। तो समझो, देखो इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन हुआ मेरा, अब देखो 0 से लेके 1, सबसे पहले तो लिमिट देखो, सभी में 0 से लेके 1 है, मतलब मैं चारों को एक साथ सॉल्व कर सकता हूं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 2 में 0 से 1 था और 2 में 1 से लेके 2 था, तो मैंने दोनों को अलग अलग कैटेगरी से सॉल्व किया। यहाँ पे अपन चारों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर, यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में नहीं है, बट यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में। तो मैं पहले, बाकी e की पावर x जो है ना वो तो सभी में है, e की पावर सभी में है। अब e की पावर क्या क्या आ रही है? देखो अपने पास है क्या क्या फंक्शन, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सारे के सारे फंक्शन देखो सबसे पहले तो, क्योंकि कोई नया क्वेश्चन आएगा ना तो आप नहीं कर पाओगे नहीं तो। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 4 फंक्शन है। e की पावर तो सभी फंक्शंस में है, तो मैं सबसे पहले ये वाला देखूंगा, बाकी कॉस स्क्वायर एक्स को अपन बाद में देखेंगे। तो e की पावर, अब देखो पावर क्या क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मतलब x ले लो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये अपने पास 3 पावर है। अब यहाँ पे अपन को पता है इन दिस क्या होगा अपने पास, इन कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। अब देखो नॉर्मल है, नॉर्मल 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैंने क्या लिया? 1/2 लिया, तो 1/2 यहाँ पे x बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से। आप चेक करके देख लो, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 इज ग्रेटर देन 1/4/2, कितना हुआ? 1/8। ठीक है, ऑर्डर में है ना? वैसे आपको समझ आ गया होगा ये एक बार बोलते ही। ये 0 से लेके 1 में ये ट्रू है, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सभी के आगे माइनस है, तो माइनस का जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करेगी। तो माइनस एक्स इज लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हुआ। अब अगर ये पता चल गया आपको, तो एक्सपोनेंशियल में भी तो ऐसा होगा, e की पावर माइनस एक्स है ना। अगर जो नॉर्मल इनइक्वालिटी में हो रहा है ना, वो आप एक्सपोनेंशियल में सीधा ही यूज कर सकते हो। अब एक्सपोनेंशियल में e की जगह कुछ भी हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो, है ना, सभी के लिए वो हो सकता है। जैसे अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 की पावर अपन ने किया था, तो पॉसिबल है किसी में भी। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहां तक आपको हो गया सॉल्व। अब देखो यही तो 0 से लेके 1 e की पावर एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या है अपने पास? ये है अपने पास I3 और ये है अपने पास I4, ये दो तो नॉर्मल है। ये I3 और I4 बन गए। अब यहाँ पे इन दोनों को देखो, ये जो दोनों अपने पास आए ना, यहाँ पे इन दोनों में ही क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी अपने पास आया क्या? अपने पास आया e की पावर माइनस एक्स छोटा है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से। अगर मैं इन दोनों में cos स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज लेस देन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स है क्या? cos स्क्वायर एक्स 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी नंबर है, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का आउटपुट क्या होता है? -1 से लेके 1। cos स्क्वायर है तो आउटपुट क्या हुआ? 0 से लेके 1। मतलब इसका जो आउटपुट है ना 0 से 1 के बीच में है, ये ध्यान रखना, 0 से लेके 1 के बीच में है।
अब अगर इसका आउटपुट 0 से लेके 1 के बीच में है, मतलब 0 से लेके 1 के बीच की कोई नंबर का इसमें आपने और मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर ये और मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, तो इन दोनों से, तो मतलब इन तीनों से ये ऑब्वियसली क्या होंगे, छोटे ही होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके 1 के बीच के किसी नंबर का आपने मल्टीप्लाई किया है, तो जो रिजल्ट होगा ना वो और छोटा हो जाएगा। मतलब ये जो दोनों फंक्शन होंगे ना, ये इन सभी से छोटे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद में अब या तो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे 1/2 था यहाँ पे, अगर मैंने इसका 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी नंबर, क्या 1/2, मैंने इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्टेंट हुआ ना, ये क्या हुआ, और छोटा हो गया ना। देखो, तो ये यहाँ पे बड़े हैं और ये जो दोनों है ना, इनसे भी छोटे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ये बड़ा है तो इससे छोटा है e की पावर -x² cos स्क्वायर x, इससे भी छोटा है e की पावर -x cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये देखो, ये अपने पास आ गया पूरा। अब ये क्या है, ये i3 है, ये i4 है, e की पावर -x² cos स्क्वायर x। यहाँ पे ये वाला फंक्शन क्या है, e की पावर -x² cos स्क्वायर x कौन सा है, -x², ये i2 है, और -x वाला ये i1 है। तो i1 दिस एंड दिस, तो i1 छोटा है, फिर उससे बड़ा i2 है, उससे बड़ा i3 है, सबसे बड़ा i4 है। तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे के ऑर्डर में, तो i4 is less than i3 is less than i2 is less than i1 will be our answer। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा, तो i1 सबसे छोटा है, is greater than i2 is less than i2 is less than i3 is less than i4। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो जाएगा अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो भी उसने क्वेश्चन में पूछा हो वो आप बता सकते हो, और आपको समझ में भी आया होगा तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस यही इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं है सेम टू सेम क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अगर आपको तरीका समझ आया है तो कुछ क्वेश्चंस जैसे ही आपने और प्रैक्टिस किए ना, 10-15 क्वेश्चन और प्रैक्टिस किए इस कैटेगरी के, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जरूरी है। देखो, जब आप एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा। इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कम्युनिटी टैब में जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए वहाँ पे डाल रहा हूँ विद सॉल्यूशन। लिंक है, लिंक से वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सारी डीपीपी आपको मिल जाएगी। जो भी डाउनलोड करना हो डाउनलोड कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12 की तरफ। सो अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 12 विच इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी इंटीग्रेशन। अगर वो लिमिट के साथ दे दिया तो किस टाइप से सॉल्व करना है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, काफी रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचर्स अगर कोई फैकल्टी एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं ना, तो उस कैटेगरी में, उस केस में जरूर ये प्रॉपर्टी नंबर 12 और प्रॉपर्टी नंबर 13 जो इसके बाद वाली है, वहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टीचर्स ध्यान रखना। स्टूडेंट्स जो है नॉर्मल जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उतने भी करोगे आप तो भी चल जाएगा। देखो क्या है, y इक्वल्स टू fx कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू a टू b। मतलब y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन है जो कि क्लोज्ड इंटरवल a से लेके b में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब देखो बस ये आपको याद रखना है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। g इंटू बी माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल इंटू ए बी माइनस ए। अब g और l क्या है यहाँ पे देखो, तो जैसे सपोज करो ये अपना fx का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, fx का ग्राफ है। कहाँ से लेके कहाँ तक, ये सपोज करो ये a हुआ और ये सपोज करो ये b हुआ। a से लेके b में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस चलता हुआ जा रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये जो l है ना, ये l इसकी क्या है, ग्लोबल मिनिमा वैल्यू है। L लोअर मिनिमा, लोअर मतलब L से क्या है, लोअर, वहां से ध्यान रख लेना। G से मतलब ग्रेटेस्ट, या फिर आपको कुछ और L और G की जगह कुछ और यूज करना है ना। जैसे देखो मैक्सिमा या मिनिमा में तो स्टार्टिंग M से ही हो रही है ना। तो L से लार्जेस्ट, L से लोवेस्ट हो गया और G से ग्रेटेस्ट हो गया। इस टाइप से आप याद रख लेना, या कुछ और सिंबल यूज करना हो तो आप कर लेना आपके अकॉर्डिंग। तो L का क्या है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, G का क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इन दैट इंटरवल। सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, जैसे ये मेरे को दिख रहा है, ये वाली जो वैल्यू होगी ना यहाँ पे, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी इसकी यहाँ पे,
और ये सबसे छोटी वैल्यू होगी इसकी यहाँ पे। तो बस वो दोनों ही वैल्यू अपन को पुट करनी है। अब देखो क्वेश्चन जो है काफी इजी आते हैं, बस आपको ये याद रखना है, लोअर वैल्यू लोअर मिनिमा इंटू बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटू बी माइनस ए, ग्लोबल मैक्सिमा इंटू बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन, फिर जहाँ पे दिक्कत होगी वो मैं आपको पार्ट बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्योंकि ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। जैसे मेरे को पता है 1 से लेके 2, आपको क्या बताना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो 1 से लेके 2 e की पावर एक्स स्क्वायर dx इज अवर क्वेश्चन। अब अपन को पता है e की पावर एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, तो कंटिन्यूअस है एंड 1 से लेके 2 तक लिमिट है। तो 1 से लेके 2 तक लिमिट है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, बढ़ती भी जाएगी। एंड इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, ये कुछ इस टाइप से, देखो ये यहाँ पे 1 हुआ और ये यहाँ पे 2 हुआ, तो ये ग्राफ इस टाइप से बढ़ता हुआ जाएगा। अगर ऐसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है आपको पता लग गया, तो सबसे छोटी वैल्यू पे सबसे ये L देगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होगी, L होगी 1 पे, और 2 पे क्या होगी, 2 पे ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये G होगी यहाँ पे। अपने आप पता चल जाएगा अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये पता चल गया। तो यहाँ पे देखो, तो L इक्वल्स टू, जब मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, लोवेस्ट वैल्यू मिलेगी e की पावर x स्क्वायर में, तो e की पावर 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू e, और जो g है वो कितना हो जाएगा, e की पावर, जब x इक्वल्स टू मैं 2 पुट करूंगा तो g मिलेगा मेरे को, तो e की पावर 2 का स्क्वायर, तो e की पावर 4 क्या हो गया, g। अब अगर आपने इतना पता लगा लिया ना, बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वो जो अपन ने याद किया हुआ है, क्या याद किया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 e की पावर x स्क्वायर dx की वैल्यू हमेशा छोटी होगी, लोवेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आई, e की पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सबसे छोटी वैल्यू कितनी आई थी, जब e है e इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हुआ। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना i, ये हमेशा छोटा होगा, e की पावर 4 से हमेशा बड़ा होगा, किससे, e से, ठीक है। तो जो ये जो i का रेंज है ना, वो क्या आया है, e से लेके e की पावर 4 क्लोज इंटरवल में, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा। देखो अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है उस केस में, ठीक है, तो काफी अपना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, जैसे अपन ने सॉल्व किया ना, इस वे में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया ना आपको कि जिसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो जो मैक्सिमम एंड मिनिमम चैप्टर पढ़ा है ना अपन ने, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फंक्शन का, उसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, फिर उन पॉइंट्स पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, या फिर वेव कर्व मेथड चेक करना पड़ेगा, वहां से अपन को l और g की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर वो वाला पार्ट आ गया ना क्वेश्चन में, तो डिफिकल्टी होगी, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी अगर नॉर्मल फंक्शन आया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, जैसे ये आया, तो आप अपर लिमिट पुट करोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, लोअर लिमिट पुट करोगे तो सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बस यही पार्ट था इसका। अब जो दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब इसमें जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 16 dx, ये दूसरा क्वेश्चन है। मेरे को पता है x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 16 क्या है, ये इसमें भी वही बताना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये जो है ना, ये भी अपना डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब x की वैल्यू में बढ़ाता हुआ जाऊंगा ना, तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती भी जाएगी, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। सॉरी, 0 से लेके 1 में तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से लेके 1 में क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो क्या है यहाँ पे, x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 16 ये है। अब मेरे को पता है ना, ये जो x और दूसरा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 16, ठीक है। अब पहले तो इसको हटा दो, पहले मैंने इसको हटा दिया, तो x बड़ा हो, एक्स क्यूब बड़ा होगा x से, कब, जब x ग्रेटर देन 1 है,
जब x की वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में है तो उस केस में x बड़ा होगा x क्यूब से। ठीक है, समझे आप बात को? 0 से लेके 1 के बीच में x बड़ा होगा x क्यूब से, है ना? और जब 1 से बड़ा होगा तो x क्यूब बड़ा होगा ना। ये वाला तो केस तो नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ। अब प्लस 16 हुआ। अब देखो 0 से लेके 1 के बीच की कोई भी वैल्यू का आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 10 करो, पावर 20 करो, कभी वो 1 से बड़ा होगा क्या? नहीं। आंसर 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू का आप कोई भी पावर कर दो, जो आंसर होता है हमेशा क्या होता है? 0 से लेके 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो जब मैं इसमें प्लस 16 कर दूंगा तो ये पलड़ा इसका भारी हो जाएगा ना, एक्स क्यूब प्लस 16 ऐसा होगा। समझे आप बात को, है ना? तो यहां पे क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 16 ये हुआ। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इधर तो x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 16 इज लेस देन 1। ये वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी होगी। अब ये जो 1 से छोटी वैल्यू होगी ना, मतलब अपना x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो उस पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो उस पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच की बात हो रही है। तो देखो एट x इक्वल्स टू 0 तो L लोवेस्ट वैल्यू 0 हो जाएगी यहां से, और जब एट x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा मैं तो g सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 1 का क्यूब प्लस 16 कितना हुआ? 1 अपॉन 17। तो L और G मतलब सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू निकाल लिया आपने। अब देखो अगर नॉर्मल वे में नहीं पता लगाना आपको, अगर इस वे में नहीं पता लगा तो वही अपन को मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने वाला डिफरेंशिएशन वाला मेथड, उसके बाद साइन कर्व मेथड या फिर डिफरेंशिएशन वाला मेथड। उसके बाद अब देखो ये बिलोंग किसको करता है? ये बिलोंग करता है मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ अ फंक्शन व्हेन द इंटरवल इज गिवन, किसी भी इंटरवल में। अब अपन ने वहां पे टॉपिक में क्या पढ़ा था? जैसे y इक्वल्स टू fx कोई भी फंक्शन हो गया, a से लेके b में आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू बतानी है। तो सपोज करो मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले पॉइंट अल्फा 1 और अल्फा 2 आए, तो आपको f ऑफ a भी निकालना पड़ेगा, f ऑफ अल्फा भी निकालना पड़ेगा, f ऑफ बीटा, f ऑफ अल्फा 1, f ऑफ अल्फा 2 और f ऑफ b। ये चारों ही निकालने पड़ते थे आपको। ये 2 पॉइंट तो अपन ने निकाले, अल्फा 1 और अल्फा 2, इन पे वैल्यू अपन देखेंगे। और अगर इंटरवल की बात हो रही है ना तो a पे भी देखेंगे और b पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे 0 और 1 पे दोनों पे देखना पड़ेगा। अब देखो ऐसा ही अपन ने मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस में किया था। अब जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी वो g को रिप्रेजेंट करेगी, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? l को रिप्रेजेंट करेगी। तो अभी वाले जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसमें हो क्या रहा है? देखो वो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये जो दोनों क्वेश्चन है ना ये काफी सिंपल है। ये वाले क्वेश्चन भी मैं आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ करवा दूंगा, मिक्स क्वेश्चंस में जब रहेंगे ना तब मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे वाले भी करवा दूंगा जिसमें ऐसा वाला पॉइंट या फिर ऐसा वाला पॉइंट नहीं हो रहा हो। मतलब इसमें क्या हो रहा है? देखो ये a हुआ और ये b हुआ, ये a हुआ और ये b हुआ, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू और ये सबसे छोटी वैल्यू। अपन ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, या फिर ऐसा, तो ये सबसे छोटी वैल्यू और b पे सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, अपन अभी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इस कैटेगरी के थे। बट अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। g निकालो, l निकालो, उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको मैंने i बोल दिया। इफ दिस इज i तो i इज लेस देन इक्वल्स टू, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आई? 1 अपॉन 17 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सबसे छोटी वैल्यू आई थी अपनी 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 17 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जो ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके 1 अपॉन 17 के बीच में ही रहेगी हमेशा। तो ये अपन ने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको रेंज क्या है इंटीग्रेशन की, किसी भी इंटीग्रेशन की रेंज कैसे निकालनी है। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 11 थी शायद, नहीं 12 थी शायद, जो भी हो। अब जो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट है वो क्या है? मीन वैल्यू ऑफ एनी इंटीग्रेशन किस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट देख लेना, जो भी हो वो कैसे, वो क्या है? y इक्वल्स टू fx, x बिलोंग्स टू a से लेके b, फाइंड मीन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया
कि एक फंक्शन दे दिया और एक इंटरवल दे दिया, फाइंड मीन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, क्या होगी। तो सॉल्यूशन में या ये प्रॉपर्टी, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx। ठीक है, बस इसको ध्यान रख लेना। 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर जो इंटरवल दिया हुआ है उसमें बड़ा माइनस छोटा, छोटे से बड़ा fx dx। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पे, जैसे fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हुआ और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 3 ये दिया हुआ है। मीन वैल्यू पूछिए आपसे, इस इंटीग्रेशन की मीन वैल्यू बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 1 अपर माइनस लोअर 3 माइनस 1 इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 एक्स स्क्वायर dx। तो ये 1/2 देगा, 1/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 1 से लेके 3। ठीक है, तो 1/2 इंटू 3 यहाँ पे पुट करते हैं, 3 का क्यूब होगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 पुट करते हैं 1/3। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, 1/2 इंटू 9 माइनस 1/3, इसको जो भी रिजल्ट आएगा वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। काफ़ी कम पूछी जाती है ये वाली जो प्रॉपर्टी है, मीन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, रेयर केस में पूछी जाएगी, बाकी ध्यान रखना। और इससे पहले वाली जो है रेंज वाली, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी किस टाइप से सॉल्व हुआ। अगर उसमें इस कैटेगरी के ग्राफ आ गए तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं आया तो पहले आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये प्रोसेस ध्यान रखो। देखो मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो अपन ने क्वेश्चन करवाया ना, अगर आया ना इस कैटेगरी का क्वेश्चन तो इस कैटेगरी वाला नहीं आएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी फंक्शन की, उसके बाद वो जो फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद देखो जो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट है वो क्या होती है, वो मॉडुलस वाली होती है। जैसे इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx का मॉडुलस हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx के मॉडुलस। ये है अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि विच वन इज ट्रू, इस टाइप के 4 स्टेटमेंट लिख देगा, तो ये भी ध्यान रखना। इस पर बेस्ड काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट जो भी हो 13th नंबर है शायद ये। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट है, ये भी ध्यान रखना। इस पे काफी कम क्वेश्चन आते हैं, जब भी पूछे जाएंगे मैं जरूर करवाऊंगा आपको। और कुछ जो क्वेश्चंस रह जाएंगे किसी प्रॉपर्टी पे तो अपन वो लास्ट में सॉल्व करेंगे, जब अपन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रैंडम क्वेश्चंस जब करते हैं तब अपन उनको ले लेंगे, उनको तब अपन कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो कम्युनिटी टैब में DPPs आपके लिए मैं डाल रहा हूँ उनको डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इम्प्रूवमेंट होगा और उतना मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ जो भी मेरे एफर्ट्स हैं वो आपके कुछ काम आ रहे हैं। तो थैंक यू।